Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the fourth and the final lecture of Thermal Properties of Matter. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने हीट ट्रांसफर का एक मोड पढ़ रखा है जो कि था कंडक्शन, है ना. तो कंडक्शन में क्या होता था? कंडक्शन में हीट वाज ट्रांसफर्ड बाय सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स होता था. लेकिन यहां पर है ना, जिस मोड को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर है वो एक्चुअल मोशन ऑफ द फ्लूइड की वजह से ही होता है. ठीक है, तो क्या फर्क है कंडक्शन और कन्वेक्शन में? कंडक्शन में है ना, एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है? इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स को एनर्जी देते हैं और इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है. लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो फ्लूइड है ना, वो घूम घूम करके इधर से उधर जा करके हीट का ट्रांसफर करता है. तो वही यहां लिखा है कि कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ ब्लॉब्स ऑफ मैटर, द ओवरऑल मोशन ऑफ अ फ्लूइड. क्लियर है ये बात? एक और चीज बच्चों कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है ये हर फ्लूइड में हो सकता है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैसेस हो. अब बेसिकली बच्चों दो टाइप के कन्वेक्शंस होते हैं. एक होता है बच्चों फोर्स्ड कन्वेक्शन और एक होता है नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन. If the heated material is forced to move, say by a blower or a pump, the process of heat transfer is called forced convection, है ना. जो काम हम लोग ब्लोअर, पंप या फिर फैन की मदद से भी करवाते हैं, है ना, तो ये कहलाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन. लेकिन अगर मटेरियल मूव करता है ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, तब ये वाला जो फिनोमिनन है वो क्या कहलाता है? नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन. तो बच्चों नेचर में हम लोगों ने ये फ्री कन्वेक्शन को ऑलरेडी देख रखा है. आपको याद होगा कि जैसे जैसे है ना ठंड बढ़ती है तो वैसे वैसे क्या होता है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होने लगता है और वाटर की डेंसिटी भी उसके हिसाब से अफेक्टेड होने लगती है. और हम लोगों ने देखा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है. तो वो नीचे जाकर के बैठ जाता है ना. तो ये जो हम लोगों ने कन्वेक्शन देखा था, ये कैसा कन्वेक्शन था? ये फ्री कन्वेक्शन था. ऑलराइट. इसी तरीके से बच्चों जब हम लोग गर्म करते हैं ना वाटर को, मान लीजिए कि हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो हिस्सा जो है ना, जो हिस्सा फ्लेम के पास रहता है वो क्या होता है? सबसे पहले गर्म होने लगता है. अब वाटर की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो ऊपर जाने लगता है. तो फिर अब ऊपर जो लिक्विड की लेयर्स है उनको भी नीचे आने का मौका मिलता है और फिर वो भी क्या होने लगते हैं? गर्म होने लगते हैं. और इस तरीके से ये कन्वेक्शन जो है उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा बल्क जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर कन्वेक्शन करंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. वाटर की खासियत बच्चों आपको ऑलरेडी मालूम है कि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बहुत हाई होती है. मतलब कि उसका जो है ना थर्मल इनर्शिया वो बहुत ज्यादा है. तो कहने का मतलब ये कि जब सूरज अपने पीक पर भी रहता है तो भी आप अगर लैंड और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर जो है कंपैरेटिवली कूलर होता है ना. और उसी तरीके से जब रात को ठंड बढ़ जाती है तब भी हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहता है जितना ठंडा लैंड हो जाता है. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस वजह से क्या होता है? इस वजह से कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो जाती है. तो पहला जो डायग्राम उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ड्यूरिंग द डे वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस. ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस एंड कूलर एयर अबव द वाटर मूव्स टू रिप्लेस इट, है ना. अब जगह तो भरनी पड़ेगी वहां पर. तो ये जगह कौन भरता है? तो जो लिक्विड है ना, जो वाटर है उसके ऊपर वाली एयर उस जगह को भरने के लिए आती है. तो जिस वजह से आपको अच्छा लगता है ना, वाटर बॉडीज के पास जो प्लेसेस होते हैं वहां पर इसी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो काफी सही रहता है. एट नाइट द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज रिवर्स बिकॉज देन द वाटर इज वार्मर देन द लैंड. तो देखिए बच्चों इस चीज को भी हम लोग जो है थर्मल इनर्शिया से ही समझ सकते हैं ना कि वाटर का जो थर्मल इनर्शिया है वो काफी ज्यादा है. तो जिस वजह से है ना रात के टाइम वो उतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है. और रिलेटिवली अगर हम लोग देखें तो वाटर के ऊपर की एयर क्या होती है? वो रहेगी अभी वार्मर, क्योंकि जो लैंड है वो तो काफी फास्ट क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. तो अब जो डायरेक्शन है कन्वेक्शन करंट की वो रिवर्स हो जाती है. ठीक है,
अब ये जो वाटर बॉडी है उसके ऊपर की जो एयर है वो राइज करती है और उस जगह को भरने के लिए कौन आ जाता है, लैंड के ऊपर की हवा। ऑलराइट, अब बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। होल्ड द बॉटम एंड ऑफ अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ कोल्ड वाटर इन योर हैंड। ठीक है, तो शुरुआत में आपके हाथ में क्या है, एक ठंडे पानी से भरा हुआ टेस्ट ट्यूब है। हीट द टॉप पार्ट इन अ फ्लेम अंटिल द वाटर बॉइल्स। कुछ इस तरीके से आपको टॉप एंड को गर्म करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। द फैक्ट दैट यू कैन स्टिल होल्ड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब शोज दैट glass and water are poor conductors of heat and that convection does not move the heat water downward। है ना, है ना। अब अगर इसे पकड़ पा रहे हैं तो ये साफ शो कर रहा है कि वाटर और ग्लास जो है वो कैसे कंडक्टर हैं, हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है ना, एंड दैट कन्वेक्शन डज नॉट मूव द वाटर डाउनवर्ड। है ना, ये जो हॉट वाटर है इसको डाउनवर्ड नहीं मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव टू कोल्ड वाटर हॉट वाटर की डेंसिटी ऑलरेडी क्या है, वो कम है, तो वो नीचे कैसे आएगा। ठीक है, दिस इज इवन मोर ड्रामेटिक व्हेन यू वेज चंक्स ऑफ आइस एट द बॉटम विद सम स्टील वुल। अब ये स्टील वुल क्या करेगी, ये आइस को जो है अपनी जगह पर मेंटेन रखेगी। ठीक है, क्योंकि आइस की डेंसिटी तो क्या होती है, आइस की डेंसिटी काफी कम होती है, तो वो ऊपर भागना चाहेगी। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देना चाह रहे हैं। आइए क्यों। देन द वाटर अबव कैन बी ब्रॉट टू अ बॉयल विदाउट मेल्टिंग द आइस। मतलब आप इस वाटर के अंदर देख पा रहे हैं कि नीचे आइस है और ऊपर क्या है, ऊपर उबलता हुआ पानी है। तो ये कितनी मजेदार चीज हो गई। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि यहाँ पर जो ग्लास है और वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो है ही, साथ ही साथ डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी हम लोग देख पा रहे हैं कि हॉट वाटर की क्या है, काफी कम है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, जिस वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहा है। और इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि आइस जो है वो आराम से यहाँ पर बैठा रह सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हीट ट्रांसफर का मोड हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम होता है रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सन के बारे में हमें आइडिया है ना। सन से जो एनर्जी आती है अर्थ के सरफेस पर, वो पहले स्पेस के पास करती है और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरती है और इस तरीके से फाइनली वो अर्थ के सरफेस को वार्म करती है। अब देखिए ये जो एनर्जी है ना, ये कंडक्शन के प्रोसेस से पास नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होता है। साथ ही साथ कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कन्वेक्शन तो शुरू तब होगा जब अर्थ वार्म हो चुकी होगी। क्लियर है ये बात? तो पहले से ही थोड़ी, आप समझ पा रहे हैं, पहले से ही थोड़ी ये कन्वेक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। पहले तो इसे आना पड़ेगा, अर्थ को वार्म करना पड़ेगा, तब तो कन्वेक्शन चालू हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि नाइदर कन्वेक्शन नॉर कंडक्शन इज पॉसिबल इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन आवर एटमॉस्फेयर एंड द सन। तो इसका मतलब एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होना चाहिए जो कि क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। द एनर्जी सो रेडिएटेड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। अब देखिए बच्चों, ये जो रेडिएंट एनर्जी होती है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, उसके फॉर्म में ये रेडिएंट एनर्जी होती है और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं। जैसे कि रेडियो वेव होता है ना, ये हम लोग देख पा रहे हैं। फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, फिर होता है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, है ना। ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा है। These types of radiant energy are listed in order of wavelength from longest to shortest, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी उसकी उतनी ही कम होती है। इस चीज को बच्चों आप फील भी कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में इस तरीके से रस्सी का एक सिरा है और आप कम एनर्जी के साथ इसे ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, है ना। और वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी कम एनर्जी है ना। और वही अगर आप बहुत तेजी से इसे ऑसिलेट करवाएंगे, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो वेवलेंथ काफी कम है। और वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी जो इस वेव के पास वो क्या है, ज्यादा है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, है ना। जितना फ्रीक्वेंटली आप इसे ऑसिलेट करवाएंगे, है ना, उतना ज्यादा इसके पास एनर्जी आएगी, जैसा कि आप डायग्राम नंबर 2 में देख पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज द रेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वेव। द गर्ल इन फिगर shakes a rope at a low frequency, जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, and a higher frequency, जो राइट वाला डायग्राम है। Note that the low frequency shake produces a long lazy wave and the higher frequency one produces shorter waves। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है,
चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए बच्चों, 1792 में पियरे प्रिवोस्ट ने अपनी थ्योरी ऑफ रेडिएशन को सिस्टमैटिक वे में पुट किया था, जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि ऑल बॉडीज है ना, ऑल बॉडीज रेडिएट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब दूसरी चीज ये कि आखिर अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है ना, कितनी रेडिएशन पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रही है, वो आखिर किन बातों पे डिपेंड करती है। तो एक तो नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस पे करती है, साथ ही साथ कितना एरिया है, और साथ ही साथ किस टेम्परेचर पर है। जैसे कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तब ये रेट जो है वो फास्टर होती है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों, अ बॉडी ऑल्सो एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द सराउंडिंग बॉडीज व्हेन द रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो बॉडी है उसका वो जो है कुछ पोर्शन ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब भी करती है। क्लियर है ये बात। इफ अ बॉडी रेडिएट्स मोर देन व्हाट इट एब्जॉर्ब्स है ना, जितना वो एब्जॉर्ब कर रही है, अगर उससे ज्यादा वो क्या कर देती है, रेडिएट कर देती है, तो ऑब्वियस है ना कि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जिस वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, इट्स टेम्परेचर फॉल्स। इसी तरीके से इफ अ बॉडी रेडिएट्स लेस देन व्हाट इट एब्जॉर्ब्स, तब क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। अब बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा केस देखते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर अ बॉडी केप्ट इन अ रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। तो सब कुछ जो है इक्विलिब्रियम में आ चुका है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ दैट थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। द बॉडी इज स्टिल रेडिएटिंग थर्मल रेडिएशन, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी बॉडी जो है किसी भी टेम्परेचर पर क्या करती है, एनर्जी को रेडिएट करती है। तो वी आर प्रीटी श्योर कि द बॉडी इज स्टिल रेडिएटिंग थर्मल रेडिएशन, बट इट इज ऑल्सो एब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, वॉल्स एटसेट्रा, है ना, उसके ऊपर भी बाकी चीजों से एनर्जी फॉल कर रही है जिसे वो एब्सॉर्ब कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी दस कंक्लूड दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी है ना, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट रेडिएट्स एट द सेम रेट एज इट एब्सॉर्ब्स, है ना। जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है, जिस वजह से जो टेम्परेचर उसका वो क्या रह रहा है, मेंटेन्ड रह रहा है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग दो बॉडीज देख पा रहे हैं और दोनों का सरफेस एरिया क्या है, बिल्कुल इक्वल है ना। ये एक रूम में रखे हुए हैं। अब एक बॉडी को आप देख पा रहे हैं कि उसे क्या कर दिया गया है, बिल्कुल पॉलिश्ड कर दिया गया है, और जो दूसरी बॉडी उसे ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया गया है। अब हम लोग ये समझ सकते हैं बच्चों कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम क्या होगा, दोनों ही बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, और किसके इक्वल होगा, टू द रूम टेम्परेचर, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं बच्चों कि दोनों का ही सरफेस एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इस वजह से जो रेडिएशन है वो इक्वल अमाउंट में उन दोनों पे ही फॉल कर रही है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉलिश्ड सरफेस है, इट रिफ्लेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इट एंड एब्जॉर्ब्स अ लिटिल, है ना। पॉलिश्ड सरफेस की खासियत ही ये होती है कि वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है ना। उसी तरीके से ब्लैक पेंटेड सरफेस की खासियत क्या होती है कि वो बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है और मेजॉरिटी को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन बच्चों गौर फरमाने वाली बात यह है कि दोनों का टेम्परेचर तो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉलिश्ड सरफेस है वो रेडिएट करती है स्लोअर रेट पे, और जो ब्लैक पेंटेड सरफेस है वो रेडिएट करता है फास्ट रेट पे। क्योंकि आप ऐसे सोचिए कि जो रिफ्लेक्टिंग बॉडी है ना, जो हमारे पास पॉलिश्ड सरफेस है, वो क्या कर रही है, वो हमें ये पता है कि वो एब्जॉर्ब कम कर रही है। तो अगर कम एब्जॉर्ब कर रही है तो इसका मतलब वो रेडिएट भी कम कर रही है ना। तभी तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। और उसी तरीके से जो ब्लैक पेंटेड सरफेस है, अगर वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो उसको ज्यादा रेडिएट भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एमिटर्स। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक बॉडी की। आखिर किसे कहते हैं ब्लैक बॉडी, है ना। तो एक ऐसी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है सारे के सारे रेडिएशन को जो उसके ऊपर फॉल करते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं। तो ऐसी बॉडी जो है वो एमिट करेगी रेडिएशन एट द
fastest rate. ठीक है, the radiation emitted by a black body is called black body radiation. All right, the radiation inside an enclosure with its inner walls maintained at a constant temperature has the same properties as the black body radiation and is also called black body radiation. तो देखिए बच्चों, इस बात को हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो रेडिएशन है वो एंटर तो कर रही है ना, इस कैविटी में एंटर तो कर रही है, बट इट हैज लिटिल चांस ऑफ लीविंग बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्ब्ड, है ना। हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग सरफेस पर ये बार बार एब्सॉर्ब होती जा रही है। तो इस रीजन से हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ओपनिंग टू एनी कैविटी लुक्स ब्लैक टू अस। क्लियर है ये बात। इसके आगे बच्चों ब्लैक बॉडी को और क्या नाम दिया जाता है? आइडियल रेडिएटर। लेकिन आपको पता है कि आइडियल वर्ड जो है ये खुद में ही जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो 100% रेडिएशन को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, इट इज ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्ट, मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, इसके अलावा बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है ना, ये जो होल है ये हमें बिल्कुल ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसके लिड को खोल करके देखें तो अंदर जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये तो व्हाइट कलर से पेंटेड है ना। जब हम लोग इस लिड को बंद करके रखे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि अंदर ब्लैक पेंट होगा। तो वही यहाँ लिखा है कि द होल इन द बॉक्स दैट हेलेन होल्ड्स looks perfectly black and seems to indicate a black interior when in fact the interior has been painted a bright white। तो उसकी वजह क्या है कि लाइट जो है वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से हमें ये कैसा नजर आ रहा था, ब्लैक नजर आ रहा था। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि एक ब्लैक बॉडी को बहुत अच्छे से अप्रोच कर रही है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो होल है ना, ये जो होल है ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है एक ब्लैक बॉडी की तरह, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो स्फेयर देख पा रहे हैं इसको अंदर से है ना, इट हैज बीन पेंटेड ब्लैक। ठीक है, जिससे कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करे किसी भी पोर्शन से तो उस रिफ्लेक्शन में जो पोर्शन हो लाइट का वो काफी कम हो, मेजॉरिटी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट रे जा रही है ना, यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बिल्कुल स्ट्रेट रे जा रही है तो वो बिल्कुल रिबाउंड ना कर जाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस तरीके से एक किंक बना दिया यहाँ पर, है ना, जिससे कि ये वाली लाइट रिबाउंड करके बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो ये जो हम लोग स्फेयर देख पा रहे हैं, तो इस स्फेयर का जो ये होल है ना, ये एक बहुत ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी को अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमिसिव पावर। तो देखिए बच्चों, हमारे को कंसिडर करना है एक स्मॉल एरिया डेल्टा ए, एक ऐसी बॉडी का जो कि क्या कर रही है, थर्मल रेडिएशन को एमिट कर रही है। अब हमें एक स्मॉल सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा लेना है अबाउट द नॉर्मल टू द रेडिएटिंग सरफेस, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द एरिया डेल्टा ए ऑफ द सरफेस इन द सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इन टाइम डेल्टा टी बी डेल्टा यू। तो ये डेल्टा यू क्या है, ये वो एनर्जी है जो रेडिएट हो रही है इस एरिया के द्वारा इन दिस सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा, और कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो एमिसिव पावर को बच्चों डिफाइन किया जाता है एज E इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि एमिसिव पावर क्या बताता है, ये हमें बताता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, per unit time, per unit solid angle along the normal to the area। नेक्स्ट बच्चों, अब एमिसिव पावर पढ़ने के बाद हम लोग अगली चीज जो पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो देखिए बच्चों, ये एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी किस तरीके से डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, है ना। कितना फ्रैक्शन इंसिडेंट रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमें बताता है एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, इसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है जनरली। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लैक बॉडी की ये स्पेशलिटी होती है कि वो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही यहाँ लिखा है कि एज ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ ब्लैक बॉडी इज एब्जॉर्ब्ड, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज यूनिटी। ठीक है, अब एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर में एक बहुत बड़ा फर्क है।
जो कि क्या है कि एब्जॉर्प्टिव पावर आप देख पा रहे हैं कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं हो सकती है, लेकिन एमिसिव पावर की डायमेंशन तो बिल्कुल होगी ही होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ को समझ सकते हैं, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं। वो कहता है कि द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज एट अ गिवन टेम्परेचर। और वो किसके बराबर आएगा ये रेशियो? इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। तो मैथमेटिकली देखें तो एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी, ये किसके बराबर आ रहा है? एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के पास हाई एमिसिव पावर है ना, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी क्या होना पड़ेगा? हाई होना पड़ेगा, ताकि ये जो E अपॉन ए का रेशियो है ये क्या मेंटेन हो जाए? सेम मेंटेन हो जाए। इसी तरीके से अगर एक बॉडी जो है उसकी एमिसिव पावर कम है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी कम होना पड़ेगा, ताकि रेशियो जो है वो मेंटेन हो सके। अब हम लोग इस लॉ को जो है प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोग किस तरीके से किस लॉ को प्रूव करेंगे। लेट अस कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जिनका ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, और ये एक एनक्लोजर में प्लेस्ड है। अब ये जो ए है ये कोई रैंडम आर्बिट्ररी बॉडी है, लेकिन बी जो है वो स्पेशल है। वो क्या है? एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा, और किसके बराबर आ जाएगा? टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर के बराबर, है ना। सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों कि डेल्टा यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो फॉल करता है ऑन द बॉडी ए इन अ गिवन टाइम डेल्टा टी। लेकिन ए और बी तो बिल्कुल एक तरीके के नजर आ रहे हैं ना ज्योमेट्रिकली। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर, है ना, अगर ए पर जो है डेल्टा यू रेडिएशन फॉल कर रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो बी पर भी डेल्टा यू रेडिएशन ही फॉल करेगा डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बॉडी बी है वो स्पेशल है। वो एक ब्लैक बॉडी है जो कि एब्जॉर्ब करेगा पूरा का पूरा डेल्टा यू जो इसके ऊपर फॉल कर रहा है। क्लियर है ये बात? लेकिन ये काम ए तो नहीं कर पाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो अगर वो डेल्टा यू एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो डेल्टा यू एनर्जी को उतने ही टाइम में उसे रेडिएट भी करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये बात? तो यहां पर देखिए क्या हम लोग कह सकते हैं कि इफ द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज ई नॉट, है ना, हमारे को ई नॉट क्या दे रखा है? एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था एमिसिव पावर की डेफिनेशन में, है ना। एमिसिव पावर की डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एमिसिव पावर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कि कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल वैलिड है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यहाँ पर के यूज करें तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा के ई नॉट के, है ना, जहां पर के क्या है? इट इज अ कांस्टेंट। अब देखिए बच्चों, अगर एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो ए की अगर स्मॉल ए है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो अपने ऊपर फॉल करने वाले रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और कितना हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा? ए डेल्टा यू एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना, डेल्टा टी टाइम में। अब उसका भी टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रह रहा है ना, क्योंकि वो भी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब वो कितना एमिट कर रहा है? वो ए डेल्टा यू एनर्जी को एमिट कर रहा है इन डेल्टा टी टाइम। तो अब बच्चों, अगर हम लोग एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी ए को ई कहें, याद होगा आपको कि अभी अभी हम लोगों ने एमिसिव पावर ऑफ बॉडी बी को ई नॉट कहा है। तो उसी तरीके से हमने एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी ए को क्या कहा? ई कहा। तो इस बार हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अगेन इस बार जो एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है ना, वो कितना है? वो ए डेल्टा यू है। तो ए डेल्टा यू विल बी इक्वल टू के टाइम सी। यहां पर के हमने वही वाला यूज करा क्योंकि ये जो दोनों ही बॉडीज है उनका आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप है एंड रेडिएशन एमिटेड इन द सेम डेल्टा टी टाइम इज कंसिडर्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर उन दोनों इक्वेशंस का हम लोग यूज करें तो हमारे पास a इक्वल टू आ जाएगा e अपॉन ई नॉट, है ना। और इसको अगर रीअरेंज करें तो देखिए e अपॉन ए बराबर ई नॉट आ जा रहा है, मतलब e ऑफ दैट बॉडी अपॉन a ऑफ दैट बॉडी इज इक्वल टू e ऑफ दैट ब्लैक बॉडी आ जा रहा है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमने किरचॉफ्स लॉ को प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं
कि जो वाई एक्सिस है उस पर रेडिएशन इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो रेडिएशन है ना, विच इज एमिटेड बाय अ बॉडी, एक्चुअली वो एक मिक्सचर ऑफ वेव्स होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है टोटल रेडिएशन पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर, है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो पीक फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही है। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं कि पीक फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है ना। तो वही देखिए यहाँ लिखा है रेडिएशन कर्व्स फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स। द पीक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो बच्चों ये बहुत मजेदार चीज है कि जो पीक फ्रीक्वेंसी है ना, ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, वो क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटर आ रही है। ये तो समझ में आ रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पीक फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मजेदार रिजल्ट है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग एक बहुत मजेदार चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पीक फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएंट एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटर है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ऑल सब्सटेंसेस एट एनी टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो एमिट रेडिएंट एनर्जी, है ना, वो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एमिट करती है। जैसे कि द सरफेस ऑफ द सन हैज अ हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर एमिट्स रेडिएंट एनर्जी एट अ हाई फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी। मच ऑफ इट is in the visible portion of the electromagnetic spectrum. The surface of the earth by comparison is relatively cool, है ना, सन के कंपैरिजन में अर्थ काफी कूल है और इस वजह से जो रेडिएंट एनर्जी है ना, it emits has a frequency lower than that of the visible light, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। The radiation emitted by earth is in the form of infrared waves which are below our threshold of sight. Radiant energy emitted by earth is called टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो वही देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि बोथ द सन एंड द अर्थ एमिट द सेम काइंड ऑफ रेडिएंट एनर्जी, है ना, लेकिन सन का जो ग्लो है वो विजिबल टू द आई है, लेकिन अर्थ का ग्लो जो है वो लॉन्गर वेव्स से बना है ना, इस वजह से वो विजिबल नहीं है ना। लॉन्गर वेव्स का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो बच्चों इस डायग्राम के थ्रू आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि जब, है ना, जब हम लोग एक ठंडे सोर्स की बात कर रहे हैं ना, लो टेम्परेचर सोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव्स को एमिट करेगा। अगर मीडियम टेम्परेचर है ना, तो वो क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा, है ना, थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सोर्स बन जाएगा और वो जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी मीडियम वेवलेंथ वाली वेव को एमिट करेगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी है तो वो क्या करेगी, वो हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स को एमिट करती है। क्लियर है बात? तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हॉट इनफ सम ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इज इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। द ग्लो ऑफ फ्लोइंग लावा इज अ गुड एग्जाम्पल। एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस lava or anything else emits the longest waves we can see. लो फ्रीक्वेंसी रेड लाइट, है ना, इसीलिए लावा जो है हमें रेड कलर का दिखाई देता है ना। वेयर द टेम्परेचर्स आर हाइयर, है ना, और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर की अगर बात करें तो हमें येलोइश लाइट दिखेगा, है ना, अ ब्लेंड ऑफ रेड एंड हाइयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। और भी ज्यादा टेम्परेचर की बात करें मतलब लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस की, तो द ब्लेंड्स प्रोड्यूस व्हाइट लाइट, है ना, उसमें मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसा हम लोगों ने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ देखा था, तो उसी तरीके का एक ग्राफ हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट इंटेंसिटी इट विल डिक्रीज, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो वेवलेंथ कम होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो पीक फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या आ रही थी, वो प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ रही थी। तो उसी तरीके से हम लोग इस बार क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि जो वेवलेंथ लैम्डा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द एमिटर आएगा, है ना।
और यहाँ पर लैम्डा m इंटू टी बराबर हम लोग कह देते हैं b के बराबर, जहाँ पर b ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये कहलाती है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऑलराइट, अब अगर ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें तो उस केस में जो ये कांस्टेंट b है ना, उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, और उसे नाम दिया गया है वीन कांस्टेंट। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। ये लॉ कहता है कि द एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया कैपिटल ए इज गिवन बाय U इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4। मतलब कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया कितना है, A है ना, और उसका टेम्परेचर कैपिटल T है, तो वो कितनी एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी पर यूनिट टाइम, तो वो हो जाएगा U इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, जहां पर सिग्मा जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका नाम होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया टी जो है वो टेम्परेचर है, लेकिन एब्सोल्यूट स्केल पे, मतलब केल्विन स्केल पे। अब ये जो सिग्मा है उसकी वैल्यू जो है वो होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, U इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये कहलाती है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब देखिए इसमें स्टीफन और बोल्ट्जमैन का क्या क्या रोल है। स्टीफन हैड सजेस्टेड दिस लॉ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल ऑन रेडिएशन and Boltzmann derived it from thermodynamical considerations। तो इस वजह से ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहलाता है। The law is also quoted as Stephen's law and the constant sigma as Stephen constant। अब लेकिन बच्चों हमें ये पता है कि ये जो इक्वेशन थी वो किसके लिए वैलिड थी, एक ब्लैक बॉडी के लिए। क्या हो अगर वो एक ब्लैक बॉडी ना हो तो, है ना, तो ऑब्वियस है वो कम रेडिएशन एमिट करेगी। इट इज हाउएवर proportional to T to the power 4। तो उस केस में the energy emitted by such a body per unit time is written as U is equal to E sigma A T to the power 4, जहां पर ये जो small e है वो एक constant है for the given surface having a value between 0 and 1। और इस constant को क्या कहते हैं, emissivity of the surface कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर completely reflecting surface होगी, है ना, अगर completely reflecting surface होगी तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो कुछ भी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो वो कुछ भी रेडिएट नहीं कर रही है। क्लियर है ये बात। तो उस केस में E की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। और ब्लैक बॉडी के लिए तो ऑब्वियस है, अभी अभी हमने देखा कि E की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ से देखा था कि एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी वो किसके बराबर आ रहा था, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी के बराबर आ रहा था। अब देखिए ये जो एमिसिव पावर E है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल थी, टू द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू U, स्मॉल u। अब स्मॉल u की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखी कि एक जनरल बॉडी के लिए क्या हो जाती है, वो हो जाती है E सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और एक ब्लैक बॉडी के लिए कितनी हो जाती है, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये जो रेशियो है ना, वो क्या बन गया, E सिग्मा ए टी टू द पावर 4 अपॉन सिग्मा ए टी टू द पावर 4, और जो कि कट करके E बन जाएगा। लेकिन LHS में E है और RHS में A है, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू A आ गया, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एमिसिविटी है और एब्जॉर्प्टिव पावर है उनकी वैल्यूज क्या होती है बच्चों, सेम होती है। ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही मजेदार चीज डिराइव करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक बॉडी जिसकी एमिसिविटी क्या है, E है, और उसे रखा गया है थर्मल इक्विलिब्रियम में इन अ रूम एट टेम्परेचर T0, है ना, मतलब रूम का भी टेम्परेचर T0 है और बॉडी का भी टेम्परेचर T0 हो गया। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय इट पर यूनिट टाइम शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एमिटेड बाय इट पर यूनिट टाइम, तभी तो उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है ना। Thus the energy of the radiation absorbed per unit time is U equal to E sigma A T0 to the power 4, क्योंकि हमें पता है कि अगर उसका टेम्परेचर T0 है तो वो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट करेगी, E sigma A T0 to the power 4। तो यही क्या हो जाएगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम भी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक सडन चेंज यहां पर किया, है ना। हम लोगों ने क्या किया, सपोज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड टू T,
लेकिन रूम टेम्परेचर को अभी भी टी नॉट मेंटेन कर दिया है ना। सडनली हम लोगों ने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया, टी कर दिया, लेकिन रूम टेम्परेचर तो अभी भी वही है। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम वो कितना हो जाएगा, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन एमिटेड है वो तो उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो यहाँ पर टी टू द पावर 4 वाला टर्म आएगा। लेकिन हम लोग देख पा रहे थे कि एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि अभी भी हम लोगों ने जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर जो है वो तो सेम ही रखा है ना। तो पहले जितना एब्जॉर्ब कर रहा था अभी भी उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन एमिट अब वो अलग रेट से कर रहा है क्योंकि उसका खुद का टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेट लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी पर यूनिट टाइम वो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि वो है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू यू माइनस यू नॉट। यहाँ पर यू क्या है, ये वो एनर्जी है जो वो रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, और यू नॉट क्या है, वो एनर्जी है पर यूनिट टाइम जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर है ये बात। तो इफेक्टिवली बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नेट लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी है वो क्या है, यू माइनस यू नॉट है, और वो कितने के बराबर आ जा रहा है, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इक्वल टू 912 watt per meter square are incident on a spherical black body kept in surroundings of temperature 300 Kelvin. Take Stephen constant sigma equal to 5.7 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power 4 and assume that the energy exchange with the surroundings is only through radiation. The final steady state temperature of the black body is close to, और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है जिनकी इंटेंसिटी 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर है वो फॉल कर रहे हैं किसके ऊपर, एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी के ऊपर जो कि रखा हुआ है कैसे, सराउंडिंग में, जहाँ का टेम्परेचर 300 केल्विन ऑलरेडी है। ठीक है, अब स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे को दे रखी है और हमारे से ये कहा गया है कि सिर्फ रेडिएशन को कंसिडर करते हुए हमारे को फाइनल स्टेडी टेम्परेचर बताना है ब्लैक बॉडी का। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल में हमारे को एक चीज का ध्यान देना है कि जब हमारे को इंटेंसिटी कहा गया पैरेलल बीम का, है ना, तो हमारे को जो ये जो क्रॉस सेक्शन दे रखा है डायग्राम नंबर 1 में, है ना, इसके हिसाब से हमारे को एक्चुअली इंटेंसिटी दी हुई होती है ना, ये एरिया हमारे को कंसिडर करना होता है। क्लियर है, लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर दूसरे वाले डायग्राम में कि ये वाला एरिया तो अभी भी ये है, लेकिन जिस एरिया पे है ना ये फॉल कर रही है लाइट ऑन दिस कार्डबोर्ड, वो एरिया ऑब्वियस है कि क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन फिर भी आप समझिए कि जितनी एनर्जी इस टॉर्च से निकल रही है पर सेकंड उतनी ही तो इस कार्डबोर्ड पे फॉल भी कर रही है ना। भले एरिया ज्यादा हो गया लेकिन एनर्जी तो अभी भी उतनी ही फॉल कर रही है। तो इसका मतलब सेकंड केस में, है ना, सेकंड केस की अगर बात करें तो फर्स्ट केस के कंपैरिजन में जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कार्डबोर्ड पे कम होगी, है ना। पहले केस में जो कार्डबोर्ड पे इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी जो फर्स्ट केस में आ रही है ऑन द कार्डबोर्ड वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड केस, क्योंकि सेकंड केस में एरिया है ना क्या हो गया, एरिया जो है वो ज्यादा हो गया जिस एरिया पे ये लाइट जो है एक्चुअली फॉल कर रही है ऑन द कार्डबोर्ड। ठीक है, लेकिन अगर एनर्जी की बात करें तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों केस में कार्डबोर्ड तक पहुंच रही है। ठीक है, तो बच्चों इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें स्फेरिकल बॉडी हमारे को दे रखा है ना इस सवाल में, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमें ये निकालना हो कि आखिर कितनी एनर्जी जो है फॉल कर रही है स्फेरिकल बॉडी पर, तो हमारे को आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करना होगा। जितनी एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रही है ना पर सेकेंड, उतनी ही एनर्जी जो है इस स्फेरिकल बॉडी को मिल भी रही है पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसी एरिया के करस्पॉन्डिंग हमारे को इंटेंसिटी आई दे रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्टेडी स्टेट में है ना इसके ऊपर इंस्टेंट एनर्जी होगी पर सेकेंड, उतनी ही एनर्जी पर सेकेंड ये क्या करेगा, रेडिएट भी करेगा, तभी तो वो स्टेडी स्टेट कहला रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है ना, इसकी वजह से
है ना, इस पैरेलल रेज की वजह से जो है इसके ऊपर कितनी एनर्जी फॉल कर रही है पर सेकेंड, तो वो हो जाएगा इंटेंसिटी आई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो एरिया है ये कितना है, पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसके अलावा हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन है। तो अगर वो सिर्फ इस सराउंडिंग टेम्परेचर में रखा होता, कोई भी पैरेलल रे इसके ऊपर फॉल नहीं कर रही होती, तो क्या होता, ये एक स्टेडी स्टेट में आ गया होता और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया होता, और ये कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा होता, ये रेडिएट कर रहा होता सिग्मा इंटू इसका एरिया जो है, किस एरिया से ये रेडिएट करता, तो वो एरिया हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर, और टेम्परेचर उसका कितना हो गया होता 300 केल्विन, जिसे मैं टी नॉट यहाँ पर कह दे रहा हूँ, तो टी नॉट की पावर 4, इतनी एनर्जी वो रेडिएट कर रहा होता है ना। लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर वो स्टेडी स्टेट में रहता तो वो उतनी ही एनर्जी रेडिएट करता जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सराउंडिंग से कितनी एनर्जी अभी भी एब्जॉर्ब करेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी नॉट की पावर 4, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट की पावर 4, ये एनर्जी अभी भी वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है ना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये सोचा कि सिर्फ सराउंडिंग की वजह से अगर हम लोग देखें, है ना, सिर्फ सराउंडिंग की वजह से अगर हम लोग देखें तो क्या होता कि वो स्टेडी स्टेट में आ गया होता, 300 केल्विन उसका टेम्परेचर होता, और वो सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 एनर्जी रेडिएट कर रहा होता, मतलब इतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी कर रहा होता। तो अभी भी वो एब्जॉर्ब तो इतना ही करेगा ना, भले पैरेलल रेज जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा फॉल कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए इतनी एनर्जी जो है ये पर सेकेंड क्या कर रहा है, इतनी एनर्जी ये पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो इतनी ही एनर्जी को रेडिएट भी करेगा पर सेकेंड किसी स्टेडी टेम्परेचर टी को एक्वायर करके। तो हम लोग बोलेंगे कि वो कितनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू कितने एरिया से एमिट करेगा, तो एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लेट अस से कि अब उसका टेम्परेचर टी हो गया ना, तो टी की पावर 4। ऑलराइट, तो अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 912 वॉट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, रेडियस जो है ना, रेडियस जो है वो आप देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब इसके अलावा देखिए सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है, टी नॉट जो है वो कितना है, 300 केल्विन है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो कैपिटल टी हमारे को बड़े आराम से मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट करें तो टी की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 121 इंटू 10 टू द पावर 8 केल्विन टू द पावर 4। तो यहाँ से टी जो है वो ऑलमोस्ट कितना आ जा रहा है, 330 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही है जिसकी इंटेंसिटी 912 हमारे को दे रखी थी वॉट पर मीटर स्क्वायर में। तो जिस वजह से अब वो किस टेम्परेचर पर आ गई है, वो 330 केल्विन पर आ गई है, और उसी के हिसाब से वो एनर्जी को रेडिएट कर रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 वेरी लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम एरिया आर केप्ट पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. They are considered as ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. The first and third plates are maintained at temperatures 2T and 3T respectively. The temperature of the middle, that is second plate under steady state condition is, and there are 4 options. ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसा कि सवाल में दिया हुआ था कि फर्स्ट प्लेट का टेम्परेचर जो है वो 2T मेंटेन्ड है और जो थर्ड प्लेट है उसका टेम्परेचर 3T मेंटेन्ड है। अब मान लेते हैं कि जो मिडिल प्लेट है उसका टेम्परेचर स्टेडी कंडीशन में T नॉट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट प्लेट है ना, वो कुछ इस तरीके से एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ वो एनर्जी को क्या करने वाली है, रेडिएट करने वाली है। उसी तरीके से थर्ड प्लेट भी जो है कुछ इस तरीके से एनर्जी को रेडिएट करेगी, कुछ लेफ्ट की तरफ कुछ राइट की तरफ करेगी, है ना। तो बच्चों, अगर हम लोग प्लेट के एक साइड का एरिया जो है वो A कह रहे हैं, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो 2T टेम्परेचर पर जो प्लेट है ना, उसकी तरफ से जो राइट की तरफ जो एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिग्मा A
2t की पावर 4। इसी तरीके से जो 3t टेम्परेचर पर जो प्लेट है वो लेफ्ट की तरफ कितनी एनर्जी भेज रही है पर सेकेंड, सिग्मा ए, और इसका टेम्परेचर 3t है तो 3t की पावर 4। क्लियर है ये बात? तो इन दोनों एनर्जीज को हम लोग समझ सकते हैं कि टी नॉट जो है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर स्टेडी स्टेट में चूकी है तो ये वापस से एमिट भी कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो कितनी है, सिग्मा ए 2t की पावर 4 प्लस सिग्मा ए 3t की पावर 4। और वापस से जब ये इसे री एमिट कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर चूंकि टी नॉट हो गया है तो ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा, सिग्मा इनटू, अब यहाँ पर एरिया देखिए 2a होगा, है ना, क्योंकि एक साइड का एरिया मैंने a कहा है तो दोनों तरफ का एरिया मिला करके 2a हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू 2a इंटू टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो टी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 97/2 टू द पावर 1/4 टी के बराबर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द अर्थ रिसीव्स एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्रॉम द सन एट द रेट ऑफ 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.5 into 10 to the power 11 meters and the radius of the sun is 7 into 10 to the power 8 meters. Treating the sun as a black body, it follows from the above data that its surface temperature is dash Kelvin. Alright? तो देखिए बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि ओवर ईच स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द सन्स रेज एट द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर द सन पोर्स 1400 जूल ऑफ रेडिएंट एनर्जी ईच सेकेंड। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि यूनिट एरिया को, है ना, ये जो सन है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, 1400 जूल प्रोवाइड कर रही है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट, है ना, मतलब कि 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर 1.4 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि अर्थ जो है वो कहीं यहाँ पर है ना, अर्थ यहाँ पर है और ये कैपिटल आर रेडियस का यहाँ पर सन है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सन से, है ना, पर सेकेंड कितनी एनर्जी निकल रही होगी। तो सन को यहाँ पर कहा गया है एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करने के लिए। तो सन से पर सेकेंड जो एनर्जी निकल रही होगी वो है सिग्मा इंटू इस कितने एरिया से एनर्जी निकल रही होगी, तो वो एरिया हो जाएगा 4 πr स्क्वायर, है ना। तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू उसका टेम्परेचर की पावर 4। क्लियर है ये बात? तो सिग्मा AT टू द पावर 4 ये क्या है, एनर्जी जो सन से निकल रही है पर सेकेंड। अब आप देखिए कि वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा उस एनर्जी के जो पर सेकेंड इस r रेडियल डिस्टेंस के स्फेयर तक पहुंच रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस r रेडियल डिस्टेंस पर इंटेंसिटी जो है वो I है ना, जो हमारे को दे रखी है एक्चुअली 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि इंटेंसिटी I है मल्टीप्लाइड बाय ये एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा 4 π स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर है? तो जो एनर्जी पर सेकेंड सन से निकल रही है उतनी ही एनर्जी तो पर सेकेंड, है ना, इस स्फेरिकल रीजन पर पहुंचेगी जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो यहां से देखिए बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 π से 4 π कैंसिल आउट हो जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी I इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन सिग्मा इंटू आर स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। क्लियर है? और यहाँ पर जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा लगभग 5803 केल्विन के बराबर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ ब्लैक बॉडी डज नॉट एमिट रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, रिफ्लेक्ट रेडिएशन या फिर रिफ्रैक्ट रेडिएशन। तो इसका सही जवाब होगा कि अ ब्लैक बॉडी डज नॉट रिफ्लेक्ट रेडिएशन और रिफ्रैक्ट रेडिएशन। वो एमिट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ पीस ऑफ चारकोल एंड अ पीस ऑफ शाइनिंग स्टील ऑफ द सेम सरफेस एरिया आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन ओपन लॉन इन ब्राइट सन। है ना, यहाँ पर चारकोल जो एक तरीके से हमारे को ब्लैक बॉडी का रिजेम्बलेंस दे रहा है ना, और शाइनिंग स्टील जो है एक तरीके से पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ना। इनका सरफेस एरिया बिल्कुल
सेम है, ताकि सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो दोनों पर ही फॉल कर रहा है। ठीक है, अब अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ये रखे हुए हैं तो इसका मतलब कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया होगा, बिल्कुल सेम हो गया होगा, बिल्कुल सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द स्टील विल एब्जॉर्ब मोर हीट देन चारकोल। बिल्कुल भी नहीं, चारकोल तो ब्लैक कलर का होता है, तो ये ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द स्टील विल बी हायर देन दैट ऑफ द चारकोल। बिल्कुल भी नहीं है ना, स्टेडी स्टेट में दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा। इफ बोथ आर पिक्ड अप बाय बेयर हैंड्स द स्टील विल बी फेल्ट हॉटर देन द चारकोल। ये चीज जो है ना, ये जो फीलिंग है ये एक्चुअली टेम्परेचर पर सिर्फ डिपेंड नहीं करती, ये एक्चुअली कंडक्शन का प्रोसेस यहाँ पर होगा। और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्टील जो है ना, उसका टेम्परेचर ऑल्दो सेम है चारकोल के कंपैरिजन में, लेकिन उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा हॉट फील होगा। क्लियर है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आखिरी ऑप्शन है द टू आर पिक्ड अप फ्रॉम द लॉन एंड केप्ट इन अ कोल्ड चेम्बर द चारकोल विल लूज हीट एट अ फास्टर रेट दैन द स्टील। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा यू बराबर होता है यू माइनस यू नॉट विच इज इक्वल टू ई सिग्मा ई टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एरिया दोनों का सेम है, सिग्मा तो खैर कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर इनका और सराउंडिंग दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है। तो अब बात जो है ई पर आ जाती है। क्लियर है, एमिसिविटी पर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो चारकोल है उसकी एमिसिविटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से डेल्टा यू किसका ज्यादा होगा, डेल्टा यू चारकोल का ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि चारकोल विल लूज हीट एट अ फास्टर रेट दैन द स्टील। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल रेडियाई आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है और एक है हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो दोनों का हम लोग समझ पा रहे हैं कि रेडियस सेम होने की वजह से जो एरिया है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि मटेरियल सेम है, इस वजह से दोनों की एमिसिविटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि शुरुआती रेट है ना, किस रेट से ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, जो कि दोनों के लिए बिल्कुल सेम आएगा। तो इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में बोला गया कि बोथ विल एब्जॉर्ब इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सराउंडिंग इन द बिगिनिंग। तो देखिए एरिया बिल्कुल सेम है ना, अगर एरिया सेम है यहाँ पर, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि दोनों का मटेरियल बिल्कुल सेम है, तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ रेडिएशन सराउंडिंग से शुरुआत में एब्जॉर्ब भी करेंगे। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब बच्चों आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, जिसमें क्या कहा गया है कि द इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग dt by dt विल बी द सेम फॉर द टू स्फीयर्स। तो देखिए इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि शुरुआत में ये दोनों ही जो है सेम रेट से हीट को लूज कर रहे हैं, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा है ना, उसको ज्यादा समय लगेगा ठंडा होने में। ठीक है, जिसका मास कम होगा उसको कम समय लगेगा ठंडा होने में, है ना। तो यहाँ पर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग जो है ना, वो क्या सेम रहेगा, नहीं रहेगा सेम, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग है ना, क्योंकि एक तो हॉलो है, तो जो हॉलो वाला है उसका मास कम है, तो कम एनर्जी लूज करने पर भी वो क्या करेगा, वो अपने टेम्परेचर को कम कर लेगा एज कंपेयर टू जो सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर को ज्यादा एनर्जी लूज करना पड़ेगा अगर उसे अपना टेम्परेचर क्या करना है, कम करना है। ठीक है, एज कंपेयर टू द हॉलो स्फीयर। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, द टू स्फीयर्स विल हैव इक्वल टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, वो हॉलो स्फीयर के लिए फास्टर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया कैपिटल ए है और वो टी टेम्परेचर पर रखा है, लेकिन जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और वो कितना है, टी नॉट के बराबर है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द बॉडी किस तरीके से, वाया रेडिएशन,
वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू वन इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, है ना। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए बच्चों उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर कहने वाले हैं कि जो t है वो लेटर से है t नॉट प्लस डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी जो है वो क्या है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग t टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t नॉट प्लस डेल्टा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, टी नॉट टू द पावर 4 को बाहर ले लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे कैसा माना है, बहुत ही छोटा माना है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट टू द पावर 4 वाला टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा ऑलमोस्ट 1 प्लस 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट के बराबर। क्लियर है। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर देखिए किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 4 टी नॉट टू द पावर 3 डेल्टा टी। क्लियर है ये बात, जहां पर डेल्टा टी हमें पता है कि वो क्या है, डेल्टा टी है टी माइनस टी नॉट के बराबर। ऑल राइट। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर अप्रोक्सीमेशन लें तो डेल्टा यू वन जो है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, टी माइनस टी नॉट के प्रोपोर्शनल आ जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो अब यहां पर देखिए ये जो 4 ई सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3 है ना, 4 ई सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3, इस पूरे के पूरे टर्म को अगर मैं B1 कॉल कर दूं तो डेल्टा U1 सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B1 इंटू ए इंटू टी माइनस टी नॉट। अब देखिए ये तो रेडिएशन था, इसके अलावा बॉडी कैन ऑल्सो लूज थर्मल एनर्जी ड्यू टू कन्वेक्शन इन द सराउंडिंग एयर, है ना। तो अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर कि स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस अगर होगा तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कन्वेक्शन वो भी क्या आता है, प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरिया ऑफ द सरफेस आता है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी आएगा। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा U2 है उसको भी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, B2 इंटू ए टी माइनस टी नॉट। क्लियर है, यहाँ पर B2 जो है वो यहाँ पर एक तरीके से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो देखिए बच्चों अब हम लोग अगर रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों को कंसिडर करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी, है ना, ये नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी हो जाएगा ड्यू टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू विच इज इक्वल टू B1 प्लस B2 ए टी माइनस टी नॉट। क्लियर है। तो ये तो आ गया कि नेट किस रेट से थर्मल एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब देखिए बच्चों अगर एनर्जी जाएगी किसी बॉडी से तो ऑब्वियस है कि वो अब क्या होगा, ठंडा होगा, है ना। तो अगर S हम लोग कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी को, M उसका मास है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, है ना, यहाँ पर माइनस डी टी बाई डी टी इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर जो है उसमें कैसा चेंज आने वाला है, नेगेटिव का। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा माइनस लगा दिए ताकि क्या हो सके, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म पॉजिटिव हो सके। ठीक है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन एम एस के बराबर। क्लियर है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जा रहा है बी ए टी माइनस टी नॉट, जहां पर ये जो सिंपली बी है ये क्या है, B1 प्लस B2 अपॉन एम एस के बराबर। क्लियर है। यहां पर बच्चों मैं आपको रिवाइज करा दूं कि ये जो माइनस डी टी अपॉन डी टी है ये डेल्टा यू अपॉन एम एस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता था, एम एस डेल्टा टी होता था। तो वही यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो Q है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, डेल्टा U इंटू डी टी, है ना। इतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है। क्लियर है ये बात। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इतनी एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, उस बॉडी से बाहर निकल रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, 10 फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, ये ध्यान दीजिएगा ये कब वैलिड है, फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग the rate of cooling of the body is directly proportional to the temperature difference and the surface area exposed। तो इस तरीके से हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस बी ए टी माइनस टी नॉट।
तो यही बच्चों कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब अगर हम लोग इस कांस्टेंट बी की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस इन्वॉल्व पे और साथ ही साथ सराउंडिंग कंडीशंस पे, है ना। क्योंकि हमने देख रखा है कि ये बी बेसिकली क्या था, ये था b1 प्लस b2 अपॉन ms। ऑलराइट, अब बच्चों इस इक्वेशन में जो माइनस साइन आया है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर t जो है वो ग्रेटर देन t नॉट है तो ऑब्वियस है ना कि dt बाई dt क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है ना। द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ टाइम एज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज द सेम फॉर एब्सोल्यूट एंड सेल्सियस स्केल, है ना। केल्विन की बात करें या सेल्सियस की बात करें तो दोनों केसेस में जो है डिफरेंस तो सेम होता है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हैं इसे, है ना। और वो क्या हो जाएगा, माइनस बी ए थीटा माइनस थीटा नॉट, क्योंकि यहाँ पर टी माइनस टी नॉट लिखें या थीटा माइनस थीटा नॉट लिखें वो तो है तो टेम्परेचर डिफरेंस ही, क्लियर है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या रेफर कर रहा है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, क्लियर है। और यहाँ पर b इंटू ए ये अगेन एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर सिंपली k कह दिया गया है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 65 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स, इट विल कूल डाउन फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस इन, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। हमारे को एक तरीके से ये बताना है कि 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे, 5 मिनट से कम लगेंगे, या फिर वो किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, है ना। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, वो था डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बी ए थीटा माइनस थीटा नॉट। यहां पर थीटा नॉट क्या था, सराउंडिंग का, है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर था। तो हमारे को एक आइडिया मिल रहा है बच्चों यहां पर कि ये जो डी थीटा बाई डी टी है ना, डी थीटा बाई डी टी जो है ये एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा माइनस थीटा नॉट पे भी तो डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। तो यहां पर जो है सराउंडिंग के कंपैरिजन में, है ना, सराउंडिंग के कंपैरिजन में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग होगा, क्लियर है ये बात। तो 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस आने में अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि 60 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस का आना, इसमें से कौन ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 65 से 60 के केस में, है ना, 5 मिनट लग रहा है, तो 60 से 55 के केस में 5 से ज्यादा मिनट्स लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो फास्टर कब है, एट हाइयर टेम्परेचर, क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब 60 से 55 आएगा तो उसको लगेगा मोर देन 5 मिनट्स। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स when placed in a surrounding of constant temperature 16 degree Celsius. Find the time taken for the temperature of the body to become 32 degree Celsius. तो देखिए बच्चों, ये हमें आइडिया पिछले सवाल से ही लग गया है कि 40 से 36 आने में अगर उसे 5 मिनट लगे तो 36 से 32 आने में उसे ऑब्वियस है कि 5 मिनट से तो ज्यादा लगेगा। पर इस बार सवाल में हमसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को कहा गया है कि एग्जैक्टली उसे कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है इस्तेमाल करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाई थीटा माइनस थीटा नॉट। और हमें पता है यहाँ पर थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट जो है वो बेसिकली 16 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस के डी टी के बराबर, क्लियर है। और अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर जो थीटा था वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था। और हमें पता है कि t इक्वल टू 5 मिनट्स के बाद, है ना, क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ का 36 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्लियर है। तो यहां पर देखिए, अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, और लिमिट हमें क्या पुट करनी है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 36 डिग्री सेल्सियस तक, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के इंटू 5 मिनट्स के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ 36 माइनस 16, है ना, ये बन जाएगा ln ऑफ 20
माइनस ln ऑफ, ये हो जाएगा 40 माइनस 16 मतलब 24, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 20 अपॉन 24। क्लियर है बात? और ये किसके बराबर आ रहा है? माइनस के इंटू 5 मिनट्स के। क्लियर है? तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जा रही? k की वैल्यू आ जाएगी माइनस ln ऑफ 5 अपॉन 6 होल डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स के बराबर। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास k आ चुका है ना? तो अब फिर से हम लोग वही काम कर सकते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने करा था, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट। इस बार लिमिट पुट कर देंगे 36 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक, और ये हो जाएगा माइनस के टी के बराबर। और यही टी हमारे को निकालना है ना, लेकिन के की वैल्यू तो हमारे को इस बार मालूम है। तो यहां से देखिए हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ln ऑफ 4 अपॉन 5, ठीक है, अपॉन ln ऑफ 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट्स, है ना। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जा रही है 6.1 मिनट्स के बराबर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसी सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है ना। यहाँ पर जो है हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो मीन टेम्परेचर होगा बॉडी का जब वो कूल हो रहा होगा फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसे हम लोग 38 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। तो अब हम लोग रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या कह देंगे? 40 माइनस 36 अपॉन जो टाइम लगा दैट इज 5 मिनट्स। मतलब रफली हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना हो जाएगा? 0.8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। अब हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? डी थीटा अपॉन डी टी बराबर माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे वो रखेंगे ये 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या है? ये मीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो 40 से 36 के बीच में वेरी कर रही है, तो थीटा क्या रख सकते हैं? 38 रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो डी थीटा बाई डी टी का रोल है वो यहाँ पर कौन प्ले करेगा? डी थीटा बाई डी टी का जो रोल है वो यहाँ पर माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डिक्रीमेंट आया है टेम्परेचर में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम लोग काम करें तो देखिए हमारे पास k की वैल्यू आ जा रही है 0.8 अपॉन 22 पर मिनट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ये जो 36 से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस तक ही आने वाला है उसके बारे में। तो मान लेते हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस आने में उसे t टाइम लग रहा है। ऑलराइट, तो अब हम लोग डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो क्या कह सकते हैं? तो वो हो जाएगा बेसिकली माइनस ऑफ 36 डिग्री सेल्सियस माइनस 32 डिग्री सेल्सियस अपॉन जो टाइम टेकन है विच इज टी। तो ये आ गया माइनस 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी के बराबर। क्लियर है ये बात? अब इस बार हम लोग जो मीन टेम्परेचर है ना, जो मीन टेम्परेचर है वो क्या कह सकते हैं? तो 36 और 32 का जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा? 34 डिग्री सेल्सियस है ना। 36 और 32 का एवरेज ऑब्वियस है 34 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो अब अगर हम लोग फॉर्मूले में पुट करने की बात करें तो फॉर्मूला कहता है कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस थीटा नॉट। तो यहाँ पर हम लोग डी थीटा बाई डी टी को क्या कह सकते हैं? माइनस 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकाल रखी थी, है ना। तो k कितना हो जाएगा? 0.8 अपॉन 22। क्लियर है? और इसे हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा? तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 34 माइनस 16 के साथ, और साथ ही साथ बाहर में एक नेगेटिव साइन भी था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए t की जो वैल्यू है ना, वो हमारे पास आ जाएगी लगभग 6.1 मिनट्स के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें या फिर थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर जो है ऑलमोस्ट उतना ही आता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल करते हैं। सवाल है, अ हॉट बॉडी प्लेस्ड इन एयर इज कूल्ड डाउन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बीइंग k टाइम्स द टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम द सराउंडिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 फाइंड द टाइम इन विच the body will lose half the maximum heat it can lose। तो देखिए बच्चों, एक चीज हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो है ना, वो कब तक अपनी एनर्जी को लूज करेगी? जब तक कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर
ना हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पर थीटा नॉट क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होता है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा ये जो थीटा है ये हम लोग क्या कह रहे हैं, ये उस बॉडी का टेम्परेचर है एट टाइम टी। किसी टी टाइम पर हम लोग उस बॉडी के टेम्परेचर को क्या कह दे रहे हैं, थीटा कह दे रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के डी टी के बराबर, और कर देंगे हम लोग इंटीग्रेट। हमें पता है कि टी इक्वल टू जीरो पर, है ना, टी इक्वल टू जीरो पर इस बॉडी का टेम्परेचर मान लेते कि कितना था, थीटा 1 था, और किसी टी टाइम पर मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर हो गया थीटा, ठीक है। तो यहां से देखिए इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट आएगा पहले तो, और उसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के टी के बराबर। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हमारे पास आ जा रहा है थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि ये बॉडी कब तक हीट लूज करेगी, जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। तो अब अगर हम लोग लॉस ऑफ हीट निकालना चाहते हैं दिस एंटायर पीरियड, तो वो डेल्टा क्यू मैक्सिमम है ना, मतलब मैक्सिमम हीट द बॉडी दैट कैन लूज, है ना। तो डेल्टा क्यू एम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एस इंटू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट के बराबर। क्लियर है ये बात, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो थीटा 1 से कहां तक चला गया, थीटा नॉट तक चला गया। ऑलराइट, तो इतनी हीट जो है वो लूज करेगा। तो अब हमसे बोला गया है कि अगर बॉडी जो है हाफ दिस हीट लूज कर रही है ना, तो ये प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं वो ये है कि अगर बॉडी जो है इसका हाफ, है ना, इसका हाफ एनर्जी लूज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा क्यू एम अपॉन 2, है ना। इतनी एनर्जी अगर यहाँ से बॉडी से जा रही है बाहर, तो अगर इसको मैं एम एस से डिवाइड कर दूं तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन 2, ठीक है। अब बच्चों मान लेते हैं कि जो बॉडी है उसने ये जो हीट है ये उसने लूज करा T1 टाइम में, है ना। T1 टाइम में उसने इतने हीट को क्या कर दिया, डेल्टा क्यू एम अपॉन 2, इतने हीट को उसने लूज कर दिया। तो T1 टाइम पर जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, है ना, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बच्चों ये कह सकते हैं कि T1 टाइम पर जो उस बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा 1 माइनस ये जो ऊपर वाला टर्म है, मतलब थीटा 1 माइनस थीटा नॉट अपॉन 2 के बराबर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेल्टा क्यू एम अपॉन 2 ये क्या है, वो हीट है जो इसने T1 टाइम में लूज करा है। अगर उसको ms से डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली क्या आ गया, उसके टेम्परेचर में कितने का चेंज आ रहा है ना, या फिर टेम्परेचर जो है वो कितने से फॉल कर रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो पहले टेम्परेचर कितना था, थीटा 1 था, अब उसमें से इतनी क्वांटिटी को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा नॉट अपॉन 2 के बराबर। क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों हमारे को क्या मिल गया, T1 टाइम पर टेम्परेचर मिल गया, है ना, मतलब थीटा मिल गया T1 टाइम पर। तो अगर इस इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करें, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस के टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर थीटा है ना, थीटा की वैल्यू हम लोग क्या भर देंगे, थीटा 1 प्लस थीटा नॉट अपॉन 2 भर देंगे, है ना, और टाइम क्या रख देंगे, टी बराबर हम लोग रख देंगे T1। ऑलराइट, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा नॉट अपॉन 2 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस के T1, ठीक है। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बन जाएगा थीटा 1 और ये बन जाएगा माइनस थीटा नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा 1, है ना, माइनस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस के T1। तो ये वाला टर्म तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा,
e टू द पावर माइनस के टी वन, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, हाफ के बराबर आ जा रही है। तो अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो टी वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ln 2/k आ जाएगा, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो आई होप बच्चों कि आपको ये सवाल और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।